नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। नितिन चाय पीकर कप रखने जा रहा था कि उसके मामा के बेटे गिरीश का फोन आ गया। उसने कप मेज पर रखकर फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से गिरीश ने कहा, मैं अपनी इमारत के नीचे खड़ा हूँ, बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से आ जाओ। आने वाली आवाज से गिरीश काफी परेशान लग रहा था, इसलिए नितिन ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तुम आकर मिलो तो आने पर ही बता पाऊंगा कि परेशानी क्या है, गिरीश ने कहा। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, भाई जल्दी आ, कहकर गिरीश ने फोन काट दिया। नितिन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गिरीश इतना परेशान क्यों था। उसे जल्दी से जल्दी आने को कहा था। इसके पहले उसने ना कभी इस तरह की बात की थी और ना ही इस तरह से बुलाया था। इसलिए जल्दी से तैयार होकर नितिन नीचे आया और ऑटो पकड़कर अपने ममेरे भाई गिरीश के घर की ओर रवाना हो गया। गिरीश सचमुच इमारत के नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। नितिन के पहुंचते ही वो पास आया और उसी ऑटो से उसके साथ भायंदर मॉल की ओर चल पड़ा। मॉल से गिरीश ने तेज धार वाले 2 बड़े बड़े चाकू, प्लास्टिक के बड़े बड़े 2 बैग, 1 बड़ी बोतल फिनाइल, टेप और पैकिंग का सामान खरीदा तो नितिन परेशान हो उठा। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, इन सब चीजों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? आज मारपीट करते समय मधुमती की मौत हो गई है, उसी की लाश को ठिकाने लगाना है, गिरीश ने कहा। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गिरीश पोटे ने लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगी तो नितिन के होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता था कि मामला निश्चित पुलिस तक पहुंचेगा। तब पकड़े जाने पर उसे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसे गिरीश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि गिरीश जब भी नशे में होता था अक्सर इसी तरह की उटपटांग बातें करता रहता था। इसके बावजूद गिरीश ने जो सामान मॉल से खरीदा था उसे देखकर नितिन को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी। वो जिस काम में मदद मांग रहा था वो नितिन के वश का नहीं था, इसलिए मॉल में भीड़ का फायदा उठाकर वो भाग निकला। बाहर आकर उसने मधुमती को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था, इसलिए बात नहीं हो सकी। उसने ना जाने कितनी बार मधुमती का नंबर मिला डाला। जब मधुमती का फोन स्विच ऑफ ही बताता रहा तो वो घबरा गया। काफी प्रयास के बाद भी मधुमती से संपर्क नहीं हो सका तो नितिन ने गिरीश के पिता यानी अपने मामा श्रीरंग पोटे को फोन किया। उन्हें पूरी बात बताकर जब उसने अपनी आशंका बताई तो श्रीरंग पोटे की हालत खराब हो गई। उनका बेटा गिरीश ऐसा भी कुछ कर सकता है, इस बात की उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी। लेकिन नितिन ने जो बताया था उसे भी एकदम से नकारा नहीं जा सकता था। वो तुरंत भायंदर के लिए निकल पड़े। भायंदर पहुंचने में उन्हें आधा घंटा लगा। वो गिरीश के फ्लैट पर पहुंचे तो फ्लैट अंदर से बंद था। बार बार डोरबेल बजाने और दरवाजा खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो अपना सिर थामकर बैठ गए। श्रीरंग को नितिन की आशंका सच नजर आने लगी। उनका मन किसी अनहोनी से कांप उठा। इसकी वजह यह थी कि उन दिनों गिरीश और मधुमती का रिश्ता काफी नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। दोनों के बीच इतना अधिक तनाव था कि अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कभी कभी नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी। ऐसे में नितिन ने जो बताया था वैसा होना असंभव नहीं था। लाख प्रयास के बाद भी जब फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला तो श्रीरंग पोटे नितिन को साथ लेकर मुंबई से सटे जनपद थाना के उपनगर भायंदर के थाना नवाघर जा पहुंचे। उस समय ड्यूटी पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश शिवकर थे। उन्होंने श्रीरंग पोटे और नितिन को बैठाकर आने की वजह पूछी तो श्रीरंग पोटे और नितिन ने उनके सामने अपनी आशंका व्यक्त कर दी। किसी की जिंदगी का सवाल था, इसलिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश ने दोनों की आशंका को गंभीरता से लिया और सच्चाई का पता लगाने के लिए तत्काल हेड कांस्टेबल मोहन परकाले आनंद निकारे को लेकर गिरीश के फ्लैट पर जा पहुंचे। फ्लैट अभी भी उसी तरह से बंद था।
पुलिस ने भी फ्लैट को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो आस पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाकर फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा खुला तो श्रीरंग पोटे और नितिन ने जो आशंका व्यक्त की थी वो सच निकली। फ्लैट के अंदर की स्थिति देखकर सभी स्तंभ रह गए। मामला गंभीर था, इसलिए असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश सेवरकर ने इसकी सूचना तुरंत सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्हीं के साथ थाना जनपद के ज्वाइंट सीपी अनिल कुंभारे और एसीपी संग्राम सिंह भी पहुंच गए थे। फ्लैट के अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक था। कमरे में रखी वॉशिंग मशीन के ऊपर खून से सने वे दोनों चाकू रखे थे जिन्हें गिरीश ने नितिन के सामने भयंदर मॉल से खरीदे थे। गिरीश पोटे ने उन्हीं चाकुओं से अपनी पत्नी मधुमती के शरीर के कई टुकड़े किए थे। उनसे बदबू ना आए इसलिए उन्हें उठाकर फ्रिज में रख दिया था। कुछ टुकड़ों को उसने पार्सल की तरह पैक करके बेडरूम में पड़े पलंग के नीचे छिपा दिया था। कमरे के फर्श को फिनाइल डालकर साफ करने की कोशिश की गई थी। एक और जहां पुलिस अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण और मधुमती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले के निर्देश पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश सेवरकर, हेड कांस्टेबल मोहन परकारे और आनंद मिल्लारे के साथ गिरीश पोटे की गिरफ्तारी की कोशिश में लग गए थे। इसके लिए वो गिरीश की बुआ के बेटे नितिन की मदद ले रहे थे। नितिन की ही मदद से असिस्टेंट इंस्पेक्टर सतीश सेवरकर ने गिरीश को रात 11 बजे भाईंदर के सेवारे पार्क से गिरफ्तार कर लिया। ये 3 दिसंबर 2013 की बात थी। गिरीश के थाना पहुंचने तक सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर पिंगले मधुमती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने आ गए थे। अब तक रात के लगभग 12 बज चुके थे, इसलिए पुलिस ने गिरीश से पूछताछ करने के बजाय लॉकअप में बंद कर दिया। अगले दिन उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में गिरीश ने जो बताया वो एक शराबी पति की हैवानियत की कहानी थी। गिरीश ने बड़ी ही होशियारी से अमीर घर की मधुमती को धोखे में रखकर विवाह किया था। इसके बाद वो उसकी दौलत को शराब और अय्यासी में लुटाने लगा। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट करने लगा। जब वो उससे संबंध तोड़कर फ्रांस में रह रही अपनी नानी के यहाँ जाने की तैयारी करने लगी तो उसने उसकी हत्या कर दी। वो उसकी शव को समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही वो पकड़ा गया। श्रीरंग पोटे सीधे साधे उच्च विचार के ब्राह्मण थे। वो महानगर मुंबई के उपनगर माहिम में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा इकलौता बेटा गिरीश था। इकलौता होने की वजह से गिरीश माता पिता का कुछ ज्यादा ही लाडला था। शायद यही वजह थी कि वो जिद्दी और उद्दंड हो गया। श्रीरंग पोटे ने गिरीश को बुढ़ापे का सहारा मानकर उसकी हर इच्छा पूरी की थी। उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं होने दिया था। मगर जैसे जैसे गिरीश बड़ा होता गया उनकी आशाएं धूमिल होती गई, क्योंकि गिरीश वैसा नहीं बन सका जैसा उन्हें और उनकी पत्नी को उम्मीद थी। उसकी आदतें बिगड़ती चली गई और वो अक्खड़ और जिद्दी बन गया। श्रीरंग पोटे के काफी प्रयास के बाद भी वो किसी काबिल नहीं बन सका। गिरीश दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता और राह चलती लड़कियों को छेड़ता। खर्चे के लिए वो माँ से लड़ झगड़ कर पैसे ले ही लेता था। आवारा दोस्तों के साथ रहते हुए वो शराब भी पीने लगा था। बेटे की इन हरकतों से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी परेशान रहती थी, लेकिन अब उनके वश में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे बेटे को सुधारने की हर कोशिश करके हार चुके थे। श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी बेटे को सुधारने में पूरी तरह नाकाम रहे तो नाते रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी कि वे उसकी शादी करवा दे। उनका मानना था कि जब जिम्मेदारियों का बोझ उस पर पड़ेगा तो वो अपने आप सुधर जाएगा। यही पुराने लोगों का विचार रहा है, जो एक हद तक सही भी है। शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा इसकी उम्मीद श्रीरंग पोटे को कम ही थी। फिर भी बेटे के सुधरने की उम्मीद में वो उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गए। श्रीरंग पोटे ने बेटे की शादी के लिए बात करनी शुरू की तो रिश्ते भी आने लगे, क्योंकि गिरीश उनकी इकलौती औलाद थी। आजकल लोग वैसे भी छोटा परिवार ढूंढते हैं। माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ज्यादा काम ना करना पड़े। यही सोचकर गिरीश के लिए रिश्ते तो बहुत आए, मगर जब उन्हें उसके बारे में पता चलता तो वे पीछे हट जाते।
इस बात से श्रीरंगपोटे और उनकी पत्नी को तकलीफ तो बहुत होती, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। जब उन्हीं का सिक्का खोटा था तो वे दूसरों को क्या दोष देते। शायद वे भाग्यशाली लड़कियां थी जिनकी शादी गिरीश जैसे बिगड़े हुए युवक से होते होते रह गई, लेकिन मधुमती उनमें से नहीं थी। उसका भाग्य खराब था, जिसकी वजह से उसकी शादी गिरीश से हो गई। सुंदर, सुशील, हंसमुख मधुमती भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जिस लाड़ प्यार से गिरीश की परवरिश हुई थी, उससे कहीं अधिक लाड़ प्यार मधुमती को मिला था। वो छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद बाप का भी प्यार उसे उसकी माँ शकुंतला ने दिया था। बेटी को उन्होंने किसी तरह का अभाव नहीं होने दिया था। उसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की थी। वो खुद नौकरी करती थी, इसलिए बेटी के पालन पोषण में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। जब पति की मौत हुई थी, शकुंतला जवान थी। उनसे शादी के लिए तमाम रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। मधुमती माँ शकुंतला से कहीं ज्यादा अपनी नानी अहिल्या की लाडली थी। वो रहती तो फ्रांस में थी, लेकिन उसका हमेशा ख्याल रखती थी। शकुंतला का जो पैसा खर्चे से बच जाता था, वो उसे मधुमती के नाम से जमा करती थी। इसके अलावा $1000 हर महीने मधुमती की नानी उसके अकाउंट में जमा करती थी। इस तरह मधुमती के नाम करोड़ों रुपए जमा हो गए थे। इसके अलावा मधुमती अपनी माँ शकुंतला के साथ जिस फ्लैट में रहती थी, वो भी मधुमती के नाम ही था। करोड़पति मधुमती के बारे में पता चलते ही श्रीरंगपोटे के मुंह में पानी आ गया। जब इस रिश्ते के बारे में गिरीश को बताया गया तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। उसे लगा कि अगर उसकी शादी मधुमती से हो गई तो वो भी करोड़पति हो जाएगा। इसके बाद उसकी जिंदगी आराम से कटेगी। इसलिए वो इस रिश्ते को किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। मधुमती से शादी के लिए गिरीश एकदम से सन्यासी बन गया। सारी बुराइयों को छोड़कर वो ऑटो रिक्शा चलाने लगा। वो दिन भर में जो कमाता ईमानदारी से लाकर पिता श्रीरंगपोटे के हाथों में रख देता। वो जब भी मधुमती और उसकी माँ से मिलता, निहायत ही सादगी से मिलता। गिरीश पे आए इस बदलाव से श्रीरंगपोटे और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके घर बहू नहीं, देवी आ रही है, जिसके रिश्ते की बात चलते ही उनका बेटा सीधे रास्ते पर आ गया। उन्हें लगा कि शादी के बाद बहू घर आ जाएगी तो वो पूरी तरह से सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मधुमती और गिरीश की शादी हो गई। विवाह के बाद कुछ दिनों तक तो गिरीश ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने रास्ते पर फिर चल पड़ा। बहला फुसला कर मधुमती से पैसे लेता और शराब तथा शबाब पर लुटा देता। वो लगभग रोज ही बियर बारों में जाने लगा। पति की हरकतों से मधुमती रो पड़ती, क्योंकि माँ और नानी ने मेहनत की, जो कमाई उसके भविष्य के लिए उसके नाम जमा की थी, गिरीश उसे शराब, शबाब और अय्यासी पर उड़ा रहा था। जब कभी मधुमती और माँ बाप गिरीश को समझाने और कामकाज के बारे में कहते, वो बड़े शान से कहता, जिसकी पत्नी करोड़पति हो उसे काम धाम करने की क्या जरूरत है। आखिर ये करोड़ों रुपए किस दिन काम आएंगे। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। मधुमती एक बेटे की माँ बन गई। बेटे के जन्म से मधुमती के मन में उम्मीद जागी कि बच्चे का मुंह देखकर शायद गिरीश सुधर जाए, मगर उसका भी गिरीश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने सुख के आगे किसी की कोई चिंता नहीं थी। कहा जाता है कि बेटे बेटी का सुख माँ बाप के लिए अमृत है, लेकिन यही अमृत अगर जहर बन जाए तो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ शकुंतला के साथ हुआ। जब उन्हें पता चला कि मधुमती का पति एक नंबर का शराबी और निकम्मा है, तो वो टूटकर बिखर गई। बेटी के गम में वो बीमार रहने लगी। उनके इस गम ने उन्हें मौत तक पहुंचा दिया। शकुंतला की मौत से अगर किसी को खुशी हुई थी तो वो गिरीश था। अब उस फ्लैट में वो जैसे चाहेगा रह सकेगा। माँ की मौत के बाद मधुमती बेटे के साथ अपने फ्लैट में आकर रहने लगी। फ्लैट में आते ही गिरीश उसे बेचने के चक्कर में रहने लगा। वो उस फ्लैट को बेचकर उसका सारा पैसा अय्यासी में उड़ा देना चाहता था। इसके लिए वो सातिर चाल भी चलने लगा। मधुमती से शादी करते समय जिस तरह वो संत बन गया था, फ्लैट बिकवाने के लिए भी उसी तरह एक बार फिर संत बन गया था। मधुमती और बेटे से खूब प्यार करने लगा। मधुमती के दिल में एक अच्छे आदमी की इमेज बनाने के लिए
वो नौकरी भी ढूंढने लगा। जब गिरीश को लगा कि मधुमती उस पर विश्वास करने लगी है, तब उसने अपनी नायाब चाल चली। मजे की बात, मधुमती उसमें फंस भी गई। भोली भाली मधुमती को विश्वास में लेकर उसने बिजनेस की योजना बनाई और उसमें 50 लाख रुपए लगाने की बात की। इसके बाद मधुमती का फ्लैट 43 लाख रुपए में बेचकर सारा पैसा अपने नाम जमा करा लिया और रहने के लिए भयंदर के नक्षत्र टावर के 14वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। जैसे ही फ्लैट का पैसा गिरीश के पास आया, वो एकदम से बदल गया। उसके पास लाखों रुपए आ गए थे, इसलिए वो लखपतियों की तरह ठाठ से रहने लगा। वो बियर बारों में जाकर अपने ऊपर तो शराब शबाब पर पैसे लुटाता ही था, अपने साथ दोस्तों को भी ले जाता था। उनका भी खर्चा वो स्वयं ही उठाता था। मधुमती जब भी उसे रोकने की कोशिश करती, उससे लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता, बल्कि उसे मारता पीटता भी था। ये उसे कतई पसंद नहीं था कि कोई उसकी मौज मस्ती में दखल दे। गिरीश जिस तरह अय्यासी पर पैसे लुटा रहा था, उसे देखकर मधुमती को अपने और बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि अगर गिरीश का यही हाल रहा तो उसे भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी उसने उसे उसके घर से बेघर कर ही दिया था। पति की हरकतों से परेशान होकर मधुमती ने तय किया कि वो गिरीश से तलाक लेकर अपने बचे हुए पैसों और बेटे के साथ नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। इसके लिए उसने नानी से बात भी कर ली थी, लेकिन जब इसकी जानकारी सिररंग पोटे को हुई तो वे परेशान हो उठे, क्योंकि इससे समाज में उनकी काफी बदनामी होगी। बेटे ने तो वैसे ही इज्जत बर्बाद कर रखी थी, रही सही इज्जत बहू के साथ जाने वाली थी। वो पत्नी को लेकर भयंदर पहुंचे और बहू को समझाने के साथ गिरीश को काफी खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वो पोते को साथ लेकर महिम चले आए। पिता की डांट फटकार और मधुमती के फैसले के बारे में जानकर गिरीश का पारा आसमान पर जा पहुंचा। वो ये कतई नहीं चाहता था कि मधुमती उसे छोड़कर फ्रांस चली जाए, क्योंकि उसके जाते ही वो भिखारी बन जाता। अब इसी बात को लेकर गिरीश अक्सर मधुमती से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगा। 3 दिसंबर को भी पैसों को लेकर गिरीश और मधुमती के बीच कहासुनी शुरू हुई तो बात मारपीट तक पहुंच गई। गिरीश ने मधुमती को इस कदर मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने उसका गला दबा दिया। इसी गला दबाने में मधुमती की मौत हो गई, लेकिन गिरीश को पता नहीं चला कि मधुमती मर चुकी है। उसे लगा कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि वो मारना बंद कर दे। वो उसे मारते मारते थक गया था, इसलिए उसे वैसे ही छोड़कर गुस्सा शांत करने के लिए बाहर चला गया। काफी देर तक आवारा दोस्तों के साथ रहने के बाद वो घर आया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो मधुमती को जिस स्थिति में छोड़कर गया था वो अभी भी उसी हालत में पड़ी हुई है। गिरीश ने मधुमती को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि उसका शरीर ठंडा पड़कर अकड़ चुका है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मधुमती मर चुकी है। उसके होश उड़ गए और वो घबरा गया कि हम क्या करें। गिरीश पूरी तरह से डर गया था। उसे हथकड़ी और जेल की सलाखें नजर आने लगी। इस सब से कैसे बचा जाए, वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। मधुमती की लाश को इस तरह से बाहर ले जाकर फेंकना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि लाश की शिनाख्त होने पर वो पकड़ा जाता। तब उसने ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने तय किया कि वो मधुमती की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक देगा, जहां समुद्री मछलियां उन्हें खा जाएंगी। इसके बाद मधुमती की लाश ही नहीं मिलेगी तो कानून उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई मधुमती के बारे में पूछेगा तो वो कह देगा कि मधुमती उससे लड़ाई झगड़ा करके अपनी नानी के पास फ्रांस चली गई है। इस तरह उसकी हत्या का ये राज ही रह जाएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। गिरीश मधुमती की लाश के टुकड़े तो कर सकता था, लेकिन उन टुकड़ों को अकेले ले जाकर फेंक नहीं सकता था। उसने काफी सोचा विचारा तो उसे अपनी बुआ के बेटे नितिन की याद आई। वो उसका दोस्त भी था, इसलिए उस पर विश्वास भी किया जा सकता था। उसे ये भी विश्वास था कि नितिन उसकी मदद भी करेगा। यही सोचकर गिरीश ने नितिन को फोन करके अपने पास बुलाया और उसे साथ लेकर भायंदर मॉल गया। लेकिन जब गिरीश ने नितिन को सच्चाई बताई तो उसे लगा कि अगर उसने गिरीश की मदद की तो उसके साथ उसे भी जेल जाना होगा। इसलिए वो चुपके से
वहां से खिसक गया। इसके बाद उसकी वजह से ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। नितिन के चले जाने के बाद गिरीश अपने फ्लैट पर पहुंचा और मधुमती की लाश के कई टुकड़े किए। फ्लैट में दुर्गंध न फैले इसके लिए उसने उन टुकड़ों को अच्छी तरह पैकिंग करके कुछ टुकड़े फ्रिज में रख दिए तो कुछ कमरे में बेड के नीचे छिपा दिए। मौका देखकर वो उन्हें ले जाकर फेंक देता, लेकिन उसे इसका मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मदद के बहाने नितिन ने फोन करके उसे बुलाया तो वो सेवारे पार्क में आ गया, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरीश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।